हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूएसए में इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। यूएसए में इलेक्शंस और चाइना की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जैसे इंडिया के इलेक्शंस बिना पाकिस्तान की बात किए पॉसिबल नहीं है, वही सेम सिनेरियो यूएसए एंड चाइना के बीच में मौजूद है। जबकि यूएसए एंड चाइना तो आपस में बाउंड्री भी शेयर नहीं करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट स्टिल चाइना फैक्टर यूएसए के इलेक्शंस के अंदर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एंड मोर स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी का इशू आज के यूएस के इलेक्शंस में एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या है ये साउथ चाइना सी का इशू, क्यों इसके ऊपर बात हो रही है एंड क्यों इंडिया को भी इसके लिए कंसर्न है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, पर उससे पहले चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं इस इशू के बारे में। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन का एक छोटा पार्ट है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मौजूद है एंड बहुत सारी कंट्रीज उससे अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। चाइना उनमें से एक कंट्री है, इकलौती कंट्री नहीं है। चाइना के साथ साथ यहां पर मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, फिलीपाइन, ताइवान, ये सभी कंट्रीज भी साउथ चाइना सी के अंदर ही सिचुएटेड हैं एंड अपनी अपनी बाउंड्रीज शेयर करती हैं एंड क्लेम भी करती हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर उनके भी राइट्स मौजूद हैं। बट फिर आता है चाइना। चाइना कहता है कि इस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी का लगभग 90% इलाका हमारा ही है और हम ही इसके असली मालिक हैं। एंड इसी के चलते चाइना ने यहां पर एक आर्टिफिशियल लाइन भी खींच दी है। इस आर्टिफिशियल लाइन को चाइना 9 डैश लाइन के नाम से दुनिया को बताता है और बोलता है कि इस लाइन के अंदर आने वाला सारा का सारा समुंदर साउथ चाइना सी का हमको ही बिलोंग करता है। यहां जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो हमारे ही हैं। यहां जितने भी आइलैंड मौजूद हैं चाइना कहता है वो भी हमारे ही हैं और किसी कंट्री का इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। अब ऐसा क्यों कहता है चाइना? चाइना के अनुसार यहां चाइना में आज से लगभग हजारों साल पहले एक डायनेस्टी हुई, एक एम्पायर हुआ जिसका नाम था हान डायनेस्टी। जब इंडिया में मौर्यन एम्पायर था तब चाइना में हान डायनेस्टी थी। तो चाइना अब कहता है कि इस हान डायनेस्टी ने इस पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल किया। यहां पर जितने भी आइलैंड थे उनकी मैपिंग करी, उनका एक फुल स्केल मैप तैयार किया, यहां पर हैबिटेशंस या बस्तियां भी डेवलप करी एंड इस पूरी ट्रेड को भी हान डायनेस्टी के समय से चाइना कंट्रोल करता आया है। इसीलिए आज भी हमारा ही इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, हमारा ही इसके ऊपर हक होना चाहिए। जबकि आज का जो वर्ल्ड है वो हजारों साल पहले वाला वर्ल्ड तो है नहीं। अब कुछ इंटरनेशनल रूल्स हैं जिसको हम UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के बीच में जितने भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनको डिवाइड करने का काम करता है। हर एक कंट्री की जो मैरीटाइम लिमिट है उसको तय करने का काम करता है। चाइना उसको नहीं मानता है और उसके अगेंस्ट चाइना कहता है कि हम नहीं मानेंगे ऐसे किसी भी रूल को, ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। हम ये पूरा इलाका कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। हम जानते हैं कि चाइना में जैसे ही जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने उसके बाद से चाइना अपनी मिलिट्री असर्टिवनेस को बढ़ाता ही जा रहा है। चाइना ने बहुत सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट किए हैं अपने अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा चाइना ने किया है, अलग अलग तरीके की मिसाइल्स डेवलप की हैं, अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा इशू है, चाइना ने साउथ चाइना सी में जो पार्सल्स आइलैंड है, जो स्पार्टली आइलैंड है या जो स्कारबोरो शोल है, इन इलाकों के अंदर चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप कर लिए हैं। आर्टिफिशियल आइलैंड पार्सल्स आइलैंड में मौजूद हैं, स्पार्टली आइलैंड में मौजूद हैं, चाइना के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। जब चाइना इनको डेवलप कर रहा था तब दुनिया को चाइना ने कहा कि हम भैया सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं और सभी कंट्रीज जो है वो इसके ऊपर आकर विजिट कर सकेंगी, यहां घूमना फिरना हम अलो कर देंगे। बट फिर चाइना ने दुनिया को धोखा दे दिया, जो चाइना हमेशा ही करता है, और यहां पर टूरिज्म नहीं, आर्टिफिशियल आइलैंड के नाम के ऊपर मिलिट्री बेसिस डेवलप कर लिए। और छोटे मोटे मिलिट्री बेसिस नहीं है दोस्तों, पूरा फुल फ्लेज मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है। लगभग 3000 एकड़ के ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। यहां पर चाइना के रनवेज बने हुए हैं, चाइना की बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी हुई हैं, चाइना के वॉर प्लेन्स को स्टेशन करने के लिए यहां पर प्लेन के हैंगर्स बने हुए हैं, टैक्टिकल मिसाइल्स यहां पर स्टेशन है, यहां पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एस्टेब्लिश है। अब कौन होगा यहां पर जो टूरिज्म के लिए जाएगा? या चाइना आपको लगता है कि यहां पर टूरिज्म के लिए लोगों को अलो करेगा? नहीं करेगा और ना ही करता है। ये बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि साउथ चाइना सी में अपने मैरीटाइम क्लेम को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके एंड एक टैक्टिकल पोजीशन साउथ चाइना सी में हासिल की जा सके। क्योंकि चाइना जानता है कि उसके पास एक डिसएडवांटेज है मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर, क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्री जो चाइना की है उसके पास बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं एंड अगर
चाइना ने इस पूरे आइलैंड इलाके को, इस समुद्र को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में अगर टेंशन क्रिएट होती है चाइना एंड यूएसए के बीच में ताइवान के इशू को लेकर या किसी भी और इशू को लेकर, तो यूएसए पैसिफिक ओशन से होते हुए चाइना की बाउंड्री तक आ जाएगा, चाइना की लैंड तक आ जाएगा एंड इससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए चाइना यहां पर अलग अलग इलाकों में आर्टिफिशियल आइलैंड एंड मिलिट्री बेसिस क्रिएट कर रहा है। इसके चलते यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना की बाउंड्री के नजदीक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन आइलैंड से चाइना उन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल्स भी डाल सकता है। बट फिलहाल ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आ गया? ये इशू कोई आज का तो है नहीं, कई सालों से ये इशू चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले यूएसए का एक प्लेन जापान से उड़ान भरता है एंड वापस जापान पर ही आकर वो लैंड किया, बट वो साउथ चाइना सी के ऊपर से एक चक्कर लगाता है और जब जैसे ही वो साउथ चाइना सी की बाउंड्री पर एंटर करता है, उसके एयर जोन में एंटर करता है, चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा उस प्लेन के पायलट को वार्निंग आती है कि आप चाइनीज एयर वॉर के अंदर एंटर कर चुके हैं, ये इलाका आपका नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, आप जल्द से जल्द यहां से बाहर चली जाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर कोई अटैक कर देंगे, हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। यूएस के पायलट का कहना था कि भैया हम चाइनीज एयर में नहीं हैं, हम इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड हम किसी भी प्रकार का रूल नहीं तोड़ रहे हैं। ऑल्दो ये टेंशंस डी एस्केलेट तो हो गई, चाइना के द्वारा कोई मेजर कदम नहीं उठाया गया क्योंकि ऑब्वियसली यूएस के खिलाफ इतनी जल्दी कोई एक्शन लेना आसान नहीं है, बट इस इशू ने यूएस के इलेक्शंस को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। अब यूएस में लगातार यह मांग हो रही है कि चाइना के इन आर्टिफिशियल आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया जाए। अब देखो भैया, यूएस के लिए यह करना भी आसान नहीं रहेगा। यूएस के पास ऑल्दो दुनिया की बहुत बड़ी मिलिट्री, सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री है, बट स्टिल चाइना के पास यहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। चाइना के पूरे वेपनरी सिस्टम जो है वो उस इलाके के अंदर स्टेशन किए जा सके हैं जो अमेरिकन नेवी को चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमेरिका में या पूरी दुनिया में भी दो ग्रुप्स बटे हुए हैं इस पूरे इशू को लेकर। एक ग्रुप ये कहता है अमेरिका के अंदर कि भैया अमेरिका को यहां पार्टिसिपेशन करनी चाहिए ताइवान की सेफ्टी के लिए, जापान की सेफ्टी के लिए एंड इन बाकी सभी कंट्रीज के हकों का ध्यान रखने के लिए भी, क्योंकि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड पुलिस मानता है। तो इसलिए एक सेक्शन अमेरिकन पॉपुलेशन का कहता है कि भैया यहां इन्वॉल्वमेंट करो, चाइना को साइडलाइन करो और इस पूरे साउथ चाइना सी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाते हुए हर एक कंट्री के क्लेम को यहां पर डिवाइड करके कंट्रीज को बांट दिया जाए। और दूसरा पक्ष अमेरिका का कहता है कि भैया हम हजारों किलोमीटर दूर सिचुएटेड एक जगह के अंदर अपने आप को क्यों इन्वॉल्व करें। वही ग्रुप जिसने अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की लगातार कोशिश करी थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए, दूसरा ग्रुप यही कहता है कि साउथ चाइना सी के इशू पर अमेरिका को अभी फिलहाल कोई मेजर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। बट आखिरकार ये साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्यों चाहिए ये चाइना को, क्यों चाहिए ये अमेरिका को? सिर्फ टेक्टिकल पर्पस या स्ट्रेटेजिक पर्पस ही इसका कारण नहीं है। साउथ चाइना सी जो है वो एक बहुत ही रिसोर्सफुल रीजन है। यहां पर एक अनुमान के अनुसार लगभग $5.5 ट्रिलियन की ट्रेड हर साल ट्रेवल करती है। यानी कि जो कंट्री साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर में इस पूरी ट्रेड को भी तो इन्फ्लुएंस करेगा। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में लगभग 11 बिलियन बैरल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम मिलने की संभावना है, जो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को आने वाले 5 साल तक के लिए फ्री कर देगा। चाइना को एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट बनाने में भी यह हेल्प कर सकता है। अब चाइना जानता है कि अगर टेंशन बढ़ जाती है यूएसए और चाइना के बीच में, तो यूएसए सबसे पहले उसकी सप्लाई लाइन कट करने की कोशिश करेगा, यानी कि तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई जो चाइना, जिसके लिए चाइना दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, यूएसए उस सारी सप्लाई लाइन को काटने का काम करेगा। ऐसे में अगर चाइना के पास साउथ चाइना सी है, उसके रिसोर्सेज हैं, तो वो आने वाले 5 साल तक तो सिक्योर है। वो किसी भी हीटेड आर्गुमेंट में अपने आप को सेफ समझ सकेगा। इसके साथ साथ इस सी के अंदर लगभग 190 ट्रिलियन बैरल्स या कह लीजिए क्यूबिक फीट नेचुरल गैस मिलने की संभावना है, जो चाइना को आने वाले 100 सालों के लिए नेचुरल गैस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी कर देगा। इसके साथ ही इस इलाके से दुनिया की 10% फिशरी प्रोडक्शन होती है, फिशेस को कैप्चर किया जाता है, दुनिया भर की मार्केट के अंदर बेचा जाता है। अब चाइना के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना को भी अपनी फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। चाइना चाहता है कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज भी उसके कंट्रोल में आ जाएं, यहाँ के फूड रिसोर्सेज भी उसके कंट्रोल में आ जाएं, जिसके चलते चाइना अपनी जनता का पेट भर सके एंड इन सभी रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट भी कर सके एंड उससे पैसा भी कमा सके। अब जब इतने ज्यादा रिसोर्सेज यहां पर मौजूद हैं तो बाकी कंट्रीज भी तो इसको क्लेम करेंगी, और कंट्रीज क्लेम करती हैं। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपाइन, ताइवान, इवन जापान भी इसके अंदर कुछ कुछ इलाका क्लेम करता है।
और इन कंट्रीज के भी जो क्लेम है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। इसी ओवरलैपिंग इशू को रिजोल्व करने के लिए फिलीपाइंस चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर घसीट कर भी ले गया था, जहां पर जो रूलिंग आई वो चाइना के अगेंस्ट आई। रूलिंग के अंदर बोला गया कि भैया चाइना इकलौता कंट्री नहीं होना चाहिए इस सी को कंट्रोल करने के लिए, बाकी कंट्रीज को भी यूएनसीएलओ की रूलिंग के अकॉर्डिंग अपने अपना मैरीटाइम जोन बांट कर दे दिया जाए, हर कंट्री को अपना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दे दिया जाए। बट चाइना ने उसको मानने से ही मना कर दिया। चाइना ने उस पूरी रूलिंग को फाड़ कर फेंक दिया और बोला कि भैया हम इसको नहीं मानेंगे, हमारी जो मर्जी है हम वही करेंगे, हमारे यहां पर हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं, इसी के चलते चाइना कहता है कि हम अपनी 1 इंच पानी भी किसी को शेयर करने की परमिशन नहीं देंगे। इसके चलते ये बाकी कंट्रीज, चाइना के कंपैरिजन में बाकी सभी कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड हैं। चाइना की इकोनॉमी से वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, चाइना की मिलिट्री से वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तभी तो वो बार बार अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका को अपनी इन्वॉल्वमेंट यहां पर इन कंट्रीज के चलते रखनी ही पड़ती है। ताइवान के साथ तो अमेरिका का वैसे ही अलग रिश्ता है, जापान और अमेरिका सबसे बड़े एलाइज हैं, एंड बाकी सभी कंट्रीज भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसके चलते अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पुलिस जो अपने आप को मानता है यहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखता है। बट इंडिया को इससे क्या कंसर्न हो सकता है? देखो दोस्तों, इंडिया भी साउथ चाइना सी में बाकी जो कंट्रीज हैं, वियतनाम, फिलीपाइन, ताइवान, मलेशिया, इनके साथ हम बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये सभी की सभी कंट्रीज आती हैं। अगर ये कंट्रीज ग्रो करेंगी तो इंडिया और इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड भी तो बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो हमारी कंट्री के अंदर भी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एंड चाइना जितना ज्यादा ग्लोबल पावर बनेगा वो उतना डोमिनेंस, पहले वो साउथ चाइना सी पर दिखा रहा है, फिर वो इंडिया की जो बॉर्डर इश्यूज है उनके ऊपर भी ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा, वो पाकिस्तान को और सपोर्ट करेगा, जिससे इंडिया को और ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जा सके। इसीलिए तो इंडिया इन सभी कंट्रीज का साथ दे रहा है। हमने फिलीपाइन को मिसाइल्स बेची हैं, हमने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेची हैं। अब चाइना इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स इन कंट्रीज के पास है आखिरकार वो किसकी तरफ स्टेशन है? वो चाइना की तरफ ही तो स्टेशन है। इसीलिए ये इशू पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। और इसके साथ साथ मुद्दा सिर्फ इतना है ही नहीं, इसके अलावा भी तो ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किए, अरे भैया यहां पहले कोरल रीफ हुआ करती थी, उन कोरल रीफ के ऊपर आपने मिट्टी भर के, रेत भर के यहां पर आइलैंड बना दिया। और हम जानते हैं कि कोरल रीफ्स आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। कोरल रीफ डिस्ट्रॉय तो पूरी फूड चेन जो है इस एक्वेटिक इकोसिस्टम की वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो 10% पूरी दुनिया की फिश यहां से प्रोड्यूस की जाती हैं, अगर कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो रही हैं तो वो सारी की सारी फिशरी प्रोडक्शन भी तो रुकेगी। इसके साथ साथ जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्लोबल सी लेवल राइज कर रहा है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन दुनिया के अंदर छाया हुआ है, चाइना फिर भी उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इन आर्टिफिशियल आइलैंड एंड इनके अराउंड का सारा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करने पर लगा हुआ है। वर्ल्ड कम्युनिटी को चाइना को कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो इकोसिस्टम तो डिस्ट्रॉय होएगा ही होगा। इस पूरे इलाके की जो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। और जब हमारे पड़ोस में कोई शोर होगा तो उसका जो असर है वो भारत तक भी आएगा। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है, जिसमें हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे फालतू के डिस्प्यूट्स के ऊपर। फालतू तो खैर नहीं है, रिसोर्सफुल रीजन है, बट स्टिल जो भी इशू किसी भी इलाके की सिक्योरिटी को डैमेज करता हो, वहां के लोगों की जान माल को उससे नुकसान हो सकता हो, उस इशू के ऊपर वर्ल्ड कम्युनिटी को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो में इंफॉर्मेशन जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।